हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें आपके लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और याद देखिए, चाहे आपने एलएलबी के लिए अप्लाई किया हो या बीए एलएलबी के लिए, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हो या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, ये कॉमन टॉपिक है जो हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए एक एक जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक, देखिए हमारा इसमें चूंकि आपको जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब टॉपिक वाइज हैं, तो इसमें हमारा पहला जो चल रहा है भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ठीक, अब देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में, देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में अधिकार पृष्ठ लेख जारी की जाती है, तो किसके लिए जारी की जाती है? तो याद रखना है कि जो अधिकार पृष्ठ जो अधिकार प्रेक्षा जो लेख है ये जारी की जाती है किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध। तो किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध जो होता है अधिकार पृष्ठ लेख जारी की जाती है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त होने की दशा में मूल अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित करने का प्रावधान जो है वो उपबंधित है, तो किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त होने की दशा में मूल अधिकारों पर प्रतिबंधन आरोपित करने का जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 34 में। और अनुच्छेद 34 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवैध कैद के लिए कौन सी रीट जारी होती है? तो याद रखिएगा, अवैध कैद के लिए जो रीट जारी की जाती है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट ऑप्शन नंबर देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखें कि अवैध कैद के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। ठीक, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूल अधिकार के अतिक्रमण की स्थिति में उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित आधार पर उपचार देने से मना कर सकता है। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए हैं किस आधार पर यहाँ पे उपचार देने से मना कर सकता है? तो आपको याद रखना है कि किसी मूल अधिकार के अतिक्रमण की स्थिति में उच्च न्यायालय जो होता है वो अति विलंब होने के आधार पर उपचार देने से मना कर सकता है। और अति विलंब की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जो है वो न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो याद रखिएगा वह है उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उत्प्रेषण रीत जो है ना यह न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद द्वारा संविधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, जिस अनुच्छेद द्वारा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार प्रदान किया गया है वह है अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमादेश। तो क्वेश्चन कह रहा है कि परमादेश जो होता है ना ये है क्या, ये कब जारी किया जाता है या किसके लिए जारी किया जाता है? तो याद रखिए, जो परमादेश है ना ये सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन को बाध्य करने के लिए जारी किया जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो कि सी आया है, यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सार्वजनिक प्रकृति के कर्तव्यों के निष्पादन को बाध्य करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारिता जो है अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो रीट जारी की जाएगी वह है। तो अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के लिए जो रीट जारी की जाएगी वह कौन सा है? तो याद रखिएगा वह है आपका उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अधिकारिता संबंधित त्रुटियों को ठीक करने के लिए उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो इसलिए हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब कि कोई 3 इसमें सही ऑप्शन है और कोई एक है जो गलत है। ठीक, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार। ये किस अनुच्छेद में बात की गई है? इसमें अनुच्छेद 14 में, तो ये बिल्कुल हमारा सही है कि पश्चिम बंगाल राज्य
बनाम अनवर अली सरकार जो है, ये अनुच्छेद 14 में इसकी बात मिलती है हमें। ऑप्शन बी में है बीमा सेठी बनाम बिहार राज्य, और ये अनुच्छेद 21 में आया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, बीमा सेठी बनाम बिहार राज्य अनुच्छेद 21 में ही इसकी बात मिलती है। फिर आया ऑप्शन नंबर सी में जया बच्चन बनाम भारत संघ। इस केस, यह जो केस है इसका जिक्र कहाँ मिलता है, अनुच्छेद इसमें बात की गई 105 में, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, याद रखिए। जया बच्चन बनाम भारत संघ अनुच्छेद 105 में इसकी बात नहीं मिलती है, इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पूछा है कौन सुमेलित नहीं, तो ये सुमेलित नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। और कह रहा है कि IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य अनुच्छेद 31 का बी, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। और जो इसमें सही ऑप्शन नहीं था ये है ऑप्शन नंबर हमारा ये सी, इसलिए हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर, हम इसको मान के चलेंगे, ठीक, इसमें गलत हमें बताना था। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलभूत अधिकार। अब देखिए मूलभूत अधिकार के बारे में बातें क्या बताई गई, देखिए ऑप्शन ए में भूत, देखिए आया है भूत लक्षी प्रभाव रखते हैं, भूत लक्षी प्रभाव रखते हैं, या फिर अनुच्छेद 13 के 1 या फिर 13 का 3 बी के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते हैं, या फिर केवल भविष्य लक्षी प्रभाव रखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो मूलभूत के लिए यहाँ जो मूलभूत अधिकार में से जो यहाँ सही ऑप्शन होगा, जो सही बात बताई गई है वो है अनुच्छेद 13 का ए, अनुच्छेद 13 का ए या फिर 13 का 3 का बी जो होता है ना, के अंतर्गत भूतलक्षी जो है ना, भूतलक्षी जो है प्रभाव नहीं रखते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्प्रेषण, जो कह रहा है उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है, तो किसके लिए जारी की जा सकती है, तो याद रखिएगा उत्प्रेषण की जो याचिका होती है ना, किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध इसे जारी किया जा सकता है, और न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उत्प्रेषण की जो याचिका होती है वो किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विपरीत जारी किया जा सकता है। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद नहीं बल्कि वाद रहेगा, वाद मतलब केस, ठीक, तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से विधि बनाने के लिए आग्रह किया जो आरोपित अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा सके। तो याद रखिएगा वह वाद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से विधि बनाने के लिए आग्रह किया था कि जो कि आरोपित अभ्यर्थी को चुनाव लड़ने से रोक सके, उसको अयोग्य ठहरा सके, वह वाद है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ। और पब्लिक देखा है इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ की बात है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या रखना है कि वह वाद या वह केस जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से विधि बनाने के लिए आग्रह किया था, कि इसके अनुसार उन्होंने आग्रह किया कि कुछ ऐसा नियम आप बनाइए कि जो आरोपित व्यक्ति है जिसपे क्या किया गया है, मुकदमा चल रहा है जो भी है, कुछ ऐसा आप नियम बनाइए कि यह चुनाव न लड़ सके। तो इसके लिए जो नियम बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो नियम बनाने के लिए आग्रह किया था कोर्ट ने संसद से, वो कौन सा केस था, वो था पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बना भारत संघ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए राज्य नहीं है। तो याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए जो राज्य नहीं है वो है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए एनसीईआरटी जो है ये राज्य नहीं है। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेषण किया। इसका मतलब कि कोई एक केस के लिए कितने लोग थे, 5 लोग जो थे न्यायमूर्ति जो थे वो एक साथ मिलकर उन्होंने संप्रेषण किया था कि स्थगन का सिद्धांत जो है विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माना जाने के अभियुक्त के अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेषण किया कि स्थगन का सिद्धांत विचारपूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। तो ये कौन सा वाद था, किस केस में यह बात बताई गई थी, तो वह बात था सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय परिषद में। ये केस था, इसमें यह बात बोली गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने पीए संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का निर्णय
अब कह रहे हैं कैसे किया था, किस पक्ष में किया था, कैसे किया था। तो याद रखिएगा उच्चतम न्यायालय ने पीए संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का जो निर्णय किया था वह किया था 3:2 के बहुमत से, और 3:2 के बहुमत की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, तो कहाँ पे है। तो याद रखिएगा भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों दोनों के पास। तो उच्चतम न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय हो, दोनों के ही पास क्या है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहां पे सी रहेगा, सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 141, और अनुच्छेद 141 की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के संविधान का वह अनुच्छेद या वह कौन सा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 जो है यह उपबंध करता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। यह बात कहाँ मिलती है, अनुच्छेद 141 में। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएं उनके प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय की व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। तो ये कह रहे हैं यह जो निर्णय लिया गया था ये किस वाद में लिया गया था, किस केस में लिया गया था। यह लिया गया था शेर सिंह बनाम भारत संघ के केस में, और शेर सिंह बनाम भारत संघ की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी में है अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, या फिर ऑप्शन सी में है देश की रक्षा करना, या फिर ऑप्शन डी में है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो याद रखिएगा इन सभी की बात करें, जो मूल कर्तव्य में नहीं आता है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना। यह जो ऑप्शन है ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेद में दिए गए हैं। मतलब समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो याद रखिएगा समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। 14 से 18 में की बात आई है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में मिलता है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधि के सक्षम समानता की प्रत्याभूति विधि के शासन का एक पहलू है जैसा कि इंग्लैंड में है। तो फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, विधि के समक्ष समानता की प्रत्याभूति विधि के शासन का एक पहलू है जैसा कि इंग्लैंड में है, यह कथन किसका है। तो याद रखिए यह जो कथन है यह है डाइसी का, और डाइसी का देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता की प्रत्याभूति विधि के शासन का एक पहलू है, यह जो जैसा कि इंग्लैंड में है, यह बात कही थी डाइसी ने। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन पद। तो याद रखिएगा समान कार्य के लिए समान वेतन पद, इसका जो प्रावधान मिलता है यह नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। ठीक, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है। तो हमारा यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन पद का जो ये कॉन्सेप्ट मिलता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसके अंतर्गत मिलता है। ठीक, फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा हैं, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया है। तो यह बात जो कहा है किसने कहा है, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान की आत्मा है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। कह रहे उपरोक्त कथन कहा गया है। तो यह जो बात कही गई है किसके द्वारा कही गई है, तो ये कहा गया है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। और ग्रेनविल ऑस्टिन के बाद ऑप्शन नंबर देखिए है डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद जो पशुपालन के संगठन से संबंधित है वह है अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद देखिए 48 48 की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 48 जो है ये पशुपालन के संगठन से संबंधित है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का नीति निदेशक तत्व है। देखिए ऑप्शन ए में है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी में है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी में है उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करने का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी में है ग्राम पंचायतों का संगठन। तीन चारों ऑप्शन में राज्य का नीति निदेशक तत्व कौन है, तो याद रखिएगा जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है वह है ग्राम पंचायतों का संगठन। इन सभी में जो क्या है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो आता है वो क्या आता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है, यह कथन किसका है। यह कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। और ग्रेनविल ऑस्टिन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यह ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अदालतों में बड़ी संख्या में लोकहित मुकदमे की बाढ़ आ गई है, इसलिए अदालतों को चाहिए कि निराशाजनक याचिकाओं को फिल्टर करें और उनको लागत के साथ खारिज करें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह कहा गया था, मतलब किस केस के निर्णय में यह बात बोली गई थी। कौन सी बात बोली गई थी कि अदालत में बड़ी संख्या में लोकहित मुकदमों की बाढ़ सी आ गई, बहुत ढेर सारे केसेस आ गए हैं, इसलिए अदालतों को चाहिए कि निराशाजनक याचिकाओं को फिल्टर करें और उनको लागत के साथ खारिज करें। ठीक, अब यह बात जो निर्णय लिया गया था ये किस केस के अंतर्गत लिया गया, तो ये लिया गया था होली काऊ पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेमचंद मिश्रा। ये जो केस का नाम है ये निर्णय लिया गया था इस केस के दौरान, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन के अंतः स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है कि नीति निदेशक तत्वों में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना जो था ये 42वें संशोधन के अंतः स्थापित किया गया था, और उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग की बात आई है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मे बी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ही क्वेश्चन था हमारा आज के लिए। तो चलिए अगले जो भी पार्ट्स आएंगे उसमें और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर हम सब आएंगे, तो और भी डिस्कस करेंगे। तभी क्या करते हैं इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना आप जरूर ना भूलें, क्योंकि जो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो पता चलता है कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं, कितने लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। जितने लोगों की लाइक होगी इसका मतलब ये हो जाएगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसकी आगे की पार्ट भी देखने के लिए, तो उतनी ही जल्दी आपकी वीडियो क्या होंगी अपलोड की जाएंगी, है ना। तो चलिए क्या करते हैं अभी के लिए इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।